और देखिए आज की शुभ बेला, आज का शुभ दिन, आज की शुभ घड़ी बेहद खास है आज, क्योंकि आज मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। आज विवाह पंचमी मनाई जा रही है, यानी भगवान राम और सीता जी के विवाह उत्सव का दिन है। माना जाता है कि आज ही के दिन माता सीता और श्री राम का विवाह हुआ था। और देखिए नेपाल के जनकपुर में आज उत्सव का माहौल है। सियाराम का विवाह समारोह धूमधाम से चल रहा है, लिहाजा सबसे पहले आपको विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर जनकपुर के भव्य उत्सव की झलक दिखाते हैं। ये सियाराम के मिलन की शुभ बेला है। ये वो पल है जिसका हर राम भक्त को इंतजार था। जनकपुर धाम में मिथिला की राजकुमारी का आज अवध के राजकुमार से मिलन हो रहा है। हर तरफ उत्सव उमंग है, मंगल गीतों की गूंज है। भक्तिभाव, विश्वास और प्रेम के रंग फिजा में महक रहे हैं। जानकी मंदिर में विधि विधान से भगवान राम और माता सीता के शुभ विवाह की रस्में निभाई जा रही हैं। अयोध्या से आए राम बारातियों का धूमधाम से स्वागत किया जा रहा है। आओ भगत की जा रही है। जनकपुर धाम में विवाह पंचमी की दिव्य छटा बिखरी हुई है। महिलाएं मिथिला की परंपरा के अनुसार विवाह की परंपराओं को निभा रही हैं। माना जाता है कि मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी पर प्रभु श्री राम और माता जानकी का विवाह हुआ था। लिहाजा हर साल की तरह इस बार भी जनकपुर में आराध्य प्रभु श्री राम और मां सीता का शुभ लग्न हो रहा है, जिसको लेकर भक्तों में भारी उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया था, इसलिए इस तिथि को श्री राम विवाह उत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम और जनक नंदिनी के विवाहोत्सव की गूंज पूरे जनकपुर में सुनाई पड़ रही है। कई रस्मों के बाद आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब भगवान श्री राम और माता जानकी विवाह के बंधन में बंधने जा रहे हैं, जिसको लेकर अयोध्या से जनकपुर धाम तक उत्सव की बहार है। जनकपुर नेपाल से गणेश शंकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको लिए चलते हैं धार्मिक नगरी वृंदावन के निधिवन में, जहां भव्य दिव्य बांके बिहारी का प्राकट्य उत्सव भव्य तौर पर मनाया जा रहा है। आज सुबह निधिवन में 5 क्विंटल पंचामृत से बांके बिहारी का अभिषेक किया गया। निधिवन की बिहारी जी की प्राकट्य स्थली है और यहां से बांके बिहारी जी की बधाई शोभा यात्रा निधिवन से शुरू हुई। निधिवन से ये यात्रा करीब 3.5 किलोमीटर चलकर बांके बिहारी मंदिर पहुंची। इस उत्सव में शामिल होने के लिए करीब 1 लाख श्रद्धालु यहां पहुंचे। शोभा यात्रा के दौरान पूरे रास्ते बधाई गीत गाए जाते रहे। देखिए कृष्ण भक्ति के ये तमाम रंग। वृंदावन के निधिवन राज्य में आज सुबह से ही जश्न है, उत्सव है। बांके बिहारी के प्राकट्य उत्सव का उल्लास है। मान्यता है कि निधिवन ही प्राकट्य स्थली है, यहीं बांके बिहारी प्रकट हुए थे। आज बांके बिहारी का 481वां प्राकट्य उत्सव धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आज सुबह ब्रह्म मुहूर्त में निधिवन में बांके बिहारी का 5 क्विंटल पंचामृत से अभिषेक किया गया। वैदिक मंत्रों के बीच निधिवन मंदिर के सेवायत पुजारियों ने जब अभिषेक करना शुरू किया तो पूरा माहौल ही कृष्णमय हो गया। बांके बिहारी के रंग में डूब गया। पूरा निधिवन दियों की रोशनी से जगमगा हो उठा। इस दौरान
5100 दिए जलाए गए। दूर दूर से आए भक्त अपने आराध्य के प्राकट्य उत्सव में शामिल हुए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को स्वामी हरिदास जी की सघन उपासना से वृंदावन के निधिवन में श्री बांके बिहारी जी का प्राकट्य हुआ था, जिसे बिहार पंचमी के रूप में बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। बांके बिहारी के प्राकट्य की कथा संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा के गुरु स्वामी हरिदास से जुड़ी हुई है। निम्बार्क संप्रदाय के मुताबिक संगीत के अप्रतिम साधक स्वामी हरिदास का जन्म 1490 ईस्वी में वृंदावन से 1 मील दूर राजपुर गांव में हुआ था। हरिदास कृष्ण के परम उपासक थे। मान्यता है कि स्वामी हरिदास के अनुरोध पर ही बांके बिहारी राधा रानी के साथ विग्रह स्वरूप में साक्षात प्रकट हुए। बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी का प्राकट उत्सव हुआ था और स्वामी हरिदास जी खैर के रहने वाले थे और अपने पिताजी के साथ 10 वर्ष की उम्र में वृंदावन आए थे। वृंदावन में राजपुर में रहे स्वामी जी, उसके बाद निधिवन आ गए। निधिवन में जब स्वामी जी आए तो उनकी अवस्था 15 वर्ष की थी और 15 वर्ष से उन्होंने ठाकुर जी की आराधना शुरू की और जब 25 वर्ष के हुए तब उन्होंने बिहार पंचमी के दिन ठाकुर जी ने स्वामी जी को दर्शन दिए। तो स्वामी जी ने उनसे आग्रह किया कि हे प्रभु, इस कलयुग में श्रद्धालुओं को आपके कैसे दर्शन होंगे। उसके बाद ठाकुर बांके बिहारी का प्राकट उत्सव हुआ। कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा यहाँ एक ही विग्रह में अंतर्लीन हो गए हैं। इसी विग्रह को दुनिया बांके बिहारी के नाम से जानती है। बांके बिहारी के महाअभिषेक के बाद निधिवन से शोभा यात्रा निकाली गई। करीब 3.5 किलोमीटर की यात्रा कर भक्त बांके बिहारी मंदिर पहुँचे। यहाँ बधाई गीत गाए जा रहे हैं। 108 किलो बादाम का हलवा भक्तों को प्रसाद के तौर पर दिया जा रहा है। दोपहर करीब 2 बजे मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे और शाम को निधिवन और बांके बिहारी मंदिर में आतिशबाजी होगी। पूरे दिन प्रोग्राम चलेंगे यहाँ बधाई के। शाम को सुबह मधुकर जी का है, दोपहर में कल में हाउ बुलाऊ का है, रात को छत्रजीत का है, शाम को आतिशबाजी भी बहुत बम्बई से लोग आ रहे हैं आतिशबाजी करने के लिए। तो आज सुबह से वृंदावन में जश्न का जो सिलसिला शुरू हुआ है वो देर रात तक छाए रहेगा। वृंदावन के मंदिर से लेकर यहाँ की गलियों तक का उल्लास देखने लायक रहेगा। बांके बिहारी प्राकट्य उत्सव के मौके पर नाच गान भी जारी रहेगा। हर गुजरते वक्त के साथ बांके बिहारी के भक्तों का उत्साह बढ़ता रहेगा और देर रात तक तो उत्साह और उल्लास चरम पर होगा। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात अगले साल लगने जा रहे महाकुंभ की करते हैं। प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर जोर शोर से तैयारी चल रही है। हम आपको महाकुंभ की तैयारी की तस्वीरें दिखाएंगे और बताएंगे ये तैयारी आखिर कहां तक पहुंची है। देखिए, आपको बता दें कि महाकुंभ के लिए संगम तट पर संतों के अखाड़ों का जमावड़ा लगने लगा है। अब 3 और अखाड़ों ने वहां भूमि पूजन का कार्य संपन्न कर लिया है। महाकुंभ के आयोजन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसी कड़ी में एंटी ड्रोन टेक्निक का परीक्षण भी कर लिया गया है। देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता देवता मरुतो देवता। महाकुंभ को लेकर चल रही तैयारियों के बीच अखाड़ों के भूमि पूजन का सिलसिला भी जारी है। तीन वैष्णव अखाड़ों ने गुरुवार को पूरे विधि विधान के साथ भूमि पूजन किया। पहले निर्मोही यानी, फिर निर्वाण यानी और उसके बाद दिगंबर यानी अखाड़े का मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन संपन्न हुआ। बड़ी संख्या में संत और महात्माओं की उपस्थिति में भूमि पूजन किया गया। बोलिए सीतारामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गंगा मैया की। भूमि पूजन किया जाए शांति के लिए, सभी साधु के कल्याण हो, सभी गांव देशवासियों का कल्याण हो, इसीलिए पूजा किया जाता है। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। इसी कड़ी में गुरुवार को एंटी ड्रोन तकनीक का टेस्ट भी किया गया। एंटी ड्रोन सिस्टम की जो रेंज है वो 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी ड्रोन अगर उड़ रहा होगा तो उसकी सटीक जानकारी देता है। और इसमें एक राडार भी लगा हुआ है जो 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन्स उड़ रहे होंगे उनकी जानकारी देता है। साथ ही में उन ड्रोन्स को हमें अगर जैम करना है तो उसके लिए हम एक एंटी ड्रोन जैमर भी इस्तेमाल करते हैं जो 3 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह के ड्रोन्स को प्रवेश नहीं करने देता है। और साथ ही उसके ऑपरेटर की और ड्रोन के बीच में जो संपर्क चल रहा है उसको बंद करता है और किसी भी तरह से उसको और आगे जाने से रोकता है। इस एंटी ड्रोन टेक्निक के जरिए महाकुंभ में अवैध तरीके से इस्तेमाल किए जाने वाले ड्रोन की निगरानी के साथ साथ उस पर काबू पाना भी संभव हो पाएगा। या तो ड्रोन ऑपरेटर के पास वापस जाएगा या फिर गिर जाएगा और उस ऑपरेटर को भी पकड़ा जा सकेगा। तो ड्रोन अब आम आदमी के भी हाथ में आ गया है। तमाम मीडिया इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं, प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। एक तो यह है कि माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पुलिस के मुताबिक कुछ दिन पहले भी ऐसा ही टेस्ट किया गया था और एक बार फिर टेस्ट किया गया है। इसके रिजल्ट को देखने के बाद इसे महाकुंभ में इस्तेमाल किए जाने को लेकर फैसला लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे तो प्रयागराज को गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम के लिए जाना जाता है, लेकिन अब यहां पर देश भर के प्रमुख शिव मंदिरों के संगम का भी दर्शन होगा। 2025 में लगने वाले महाकुंभ के सिलसिले में प्रयागराज का कायाकल्प किया जा रहा है, तो यहां पर श्रद्धालुओं और सैलानियों के लिए धार्मिक सैर सपाटे की भी व्यवस्था की जा रही है। और देखिए, इसी सिलसिले में प्रयागराज में शिवालय पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें श्रद्धालुओं को देश भर के शिव मंदिरों की झलक देखने को मिलेगी। भूरे काले रंग के मंदिरों की ये आकृतियां और इमारतें प्रयागराज में बन रहे अनूठे शिवालय पार्क का हिस्सा हैं। प्रयागराज में अरैल घाट के नजदीक बनाया जा रहा ये शिवालय पार्क अपनी तरह के खास पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर एक ही साथ देश के सभी ज्योतिर्लिंगों और मशहूर शिव मंदिरों के दर्शन का मौका मिलेगा, तो साथ ही साथ ब्रह्मा जी की प्रतिमा भी होगी और समुद्र मंथन का भी दृश्य देखने को मिलेगा। इसका खास बात ये है कि ये पूरा जो भारत के मैप के आकार में बना हुआ हमारा पार्क है। इसके अंदर भारत के मैप की वाटर बॉडी रहेगी, उसके अंदर आप बोटिंग कर सकोगे और वहां से आपको आप देख सकोगे। और जैसे जहाँ पे हमारा भारत का मैप के हिसाब से जहाँ ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जैसे केदारनाथ, कैलाश, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर, काशी विश्वनाथ, उस हिसाब से यहाँ पे सर उनको बनाया गया। प्रयागराज में अगले साल लगने जा रहे महाकुंभ के सिलसिले में शिवालय पार्क का निर्माण काफी अहम है। खास बात यह है कि महाकुंभ में और इसके बाद प्रयागराज आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ पर एक ही साथ धर्म, अध्यात्म, सभ्यता और संस्कृति के तमाम पहलुओं से रूबरू होने का मौका मिलेगा। दुनिया भर के जिज्ञासु जो प्रयागराज आएंगे, पर्यटक जो आएंगे, वो भारत के जीवन दर्शन को समझना चाहेंगे, भारत के आध्यात्मिक प्रभाव को जानना चाहेंगे, शिव की महिमा को महसूस करना चाहेंगे। इन्हीं सब जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रयागराज नगर निगम ने यह अद्भुत पार्क बनाया है। 11 एकड़ में फैले इस पार्क का निर्माण प्रयागराज नगर निगम की ओर से करवाया जा रहा है। इसमें लोहे के टूटे फूटे सामान यानी कबाड़ सामग्री से 22 कलाकृतियां बनाई जा रही हैं, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंग, 1 समुद्र मंथन, 1 नंदी की प्रतिमा, 1 शिव त्रिशूल और 7 शिव मंदिर होंगे। जितने भी भारत के अच्छे अच्छे प्रसिद्ध मंदिर हैं, उनके मंदिरों में जो वेस्ट आयरन लोहा बचा हुआ था, उसी को लेकर के यहाँ मंदिर बनाया जा रहा है। हमारे लिए गर्व की बात होगी कि प्रयागराज में ये पहली बार हमको देखने को मिलेगा। यहाँ के लोकल लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा और जो महाकुंभ में अभी जो स्नान करने आएंगे और श्रद्धालु आएंगे, उनको भी काफी पसंद आएगा ये चीज।
स्क्रैप टू वंडर थीम पर बन रहे इस शिवालय पार्क का निर्माण अब अंतिम चरण में है। इसको अब फाइनल टच दिया जा रहा है। इस पार्क में शानदार लाइटिंग की जाएगी। सैलानियों के लिए यहाँ रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने प्रयागराज दौरे में ही इस शिवालय पार्क का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आज बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 69वीं पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को उन्होंने याद किया। और इस मौके पर मुंबई के दादर में मौजूद चैत्य भूमि में खास आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूं दादर के चैत्य भूमि में और तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से महापरिनिर्वाण दिवस मनाने के लिए मुंबई महाराष्ट्र के कोने कोने से अनुयायी एक बड़ी संख्या में मौजूद हो गए हैं। जी हां, आपको बताया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के लिए प्रार्थना करने के लिए बहुत से लोग, तमाम लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं, अनुयायी जो हैं वो उनके प्रार्थना के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। तकरीबन सुबह 10 बजे से ही ये जो भीड़ है ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि इनकी सेवा के लिए कई तरहों की चीजों का इंतजाम भी किया गया है। कहीं ना कहीं महापरिनिर्वाण दिवस जो है वो बहुत ही भव्य तरीके से कह सकते हैं कि मुंबई में मनाया जा रहा है। हालांकि पूरे देश में मनाया जाता है, विश्व में मनाया जाता है, लेकिन चैत्य भूमि में आकर के हर कोई अनुयायी जो है अपने आप को भाग्यशाली समझता है। वीडियो जर्नलिस्ट रोहन के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। अब देश से निकलकर आपको विदेश की सैर करवाते हैं। आपको दिखाते हैं इस महीने होने जा रहे क्रिसमस के त्योहार की तैयारियों की रौनक। क्रिसमस के लिए यूरोप समेत अमेरिका में तमाम तैयारियां देखने को मिल रही हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क में कई फीट ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया है जो 50 एलईडी लाइट से जगमगा रहा है। और देखिए, वहीं स्पेन के बार्सिलोना में क्रिसमस के मौके पर सजी एक दुकान को देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी। तो कैसी है देश दुनिया में क्रिसमस की रौनक, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर क्रिसमस के रंग में रंग चुका है। न्यूयॉर्क का फेमस कल्चरल लैंडमार्क रॉकफेलर सेंटर में क्रिसमस ट्री जगमगाने लगा है। कई फीट ऊंचा ये क्रिसमस ट्री वहां से गुजरने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। बताया गया है कि इस क्रिसमस ट्री को अलग अलग 50,000 एलईडी लाइट से सजाया गया है, जबकि कल्चरल सेंटर की दीवारों को झंडों और नीली रोशनी से सजाया गया है। क्रिसमस के मौके पर स्पेन के बार्सिलोना शहर का अलग अंदाज देखने को मिला। वहाँ एक शॉप में डोनाल्ड ट्रंप समेत दुनिया के कई बड़े नेताओं के छोटे छोटे स्कल्पचर बनाए गए हैं। नेताओं के इन स्कल्पचर का अंदाज ऐसा है कि लोगों की हंसी रोके नहीं रुक रही। फ्रांस के लियोन शहर की ये शाम यकीनन आपको मदहोश कर देगी। ऐसा शानदार लेजर शो जिसे देख राह चलते लोग थम गए। जैसे जैसे क्रिसमस का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, अमेरिका और यूरोप समेत दुनिया भर में लाइटिंग और सजावट तो बढ़ती चली ही जा रही है, लोगों का उत्साह भी बढ़ता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मौसम ठंडा होता जा रहा है, इसलिए चाय बहुत जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को देख के मुझे लग नहीं रहा मौसम ठंडा है। इस मौसम में साटन शर्ट कौन पहनता है? सैटिन हैज अ लेयर। ओह,
वो नहीं पता चल रही ना, वो नहीं तो मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है क्योंकि स्टूडियो में एसी होता है, तो मैंने अपना इंतजाम विंटर्स के कर साथ लिया। फैशन भी बदल जाता है ना। हाँ बिल्कुल। यहाँ देखिए वार्म क्लोथ्स आ गए हैं बाहर। अभी जब तक मैं पहाड़ों की सैर नहीं करके आऊंगी तब तक मुझे ठंड लगेगी। रोज तो कराते हैं चाय पे चर्चा में पहाड़ों की सैर। बट आपको चले जाना चाहिए, बहुत देर से बात कर रहे हैं। क्रिसमस पे जाएंगे तभी आपको श्रीनगर जाना चाहिए। क्यों नवजोत? क्या हो रहा है श्रीनगर में? श्रीनगर में एक्चुअली माइनस में टेम्परेचर चला गया है और वहां के हालात हमारे सहयोगी बता रहे हैं। अशरफ वानी, उनकी खास रिपोर्ट आई है, देखिए जरा। सोमवार की रात श्रीनगर में इस मौसम की सबसे ठंडी रात थी जब तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे लुढ़का। आने वाले दिनों में इससे भी कम पारा जो है जम्मू कश्मीर में लुढ़कने वाला है, क्योंकि अब की बार सर्दी ने जिस अंदाज से शुरुआत की है उससे साफ लग रहा है कि आने वाले दिनों में भी सर्दी से कश्मीर में लोगों को राहत मिलने वाली नहीं है। दरअसल पिछले कुछ दिनों के दौरान हल्की बर्फबारी जो पहाड़ों पर हुई थी उससे बर्फीली हवाएं कश्मीर में दाखिल हो रही हैं, वादी में दाखिल हो रही हैं, जिनसे ये ठंडी लहर पैदा हुई है। मौसम विभाग का कहना है कि शुक्रवार शाम से मौसम का मिजाज फिर कश्मीर में बदल सकता है और शनिवार और रविवार को पहाड़ों पर फिर एक बार बर्फबारी शुरू होगी। जाहिर है कि उससे न सिर्फ तापमान में गिरावट आएगी बल्कि साथ ही साथ ठंड भी बढ़ेगी। अशरफ वानी, श्रीनगर। देखिए वैसे तो आज आना वड़ा पाव चाहिए, पर आपने आया मुझे है बोला था वड़ा पाव आएगा। उपमा बोले। दिल्ली में इतना ऑथेंटिक वड़ा पाव नहीं मिलता है। कहाँ? मुझे तो नहीं मिला। जल्दी बताओ, हम जाएंगे। एक तो मेरे घर में मिलेगा आप सबको, क्योंकि मैंने तो रेसिपी आपको से खिलाना है। मैंने बॉम्बे से सीखी है। पंजाबी वड़ा पाव मिलेगा आपको यहाँ पे। फ्यूजन वड़ा पाव। वो नहीं मेरे खाना, घर authentic के खाना है। सामने एक ये ठेला लगता है वड़ा पाव का, वो जो बंदा है वो बॉम्बे से ही आया है। स्वाद ठेले वाले का ही है। ठेले वाले का ही है। टिपिकल टेस्ट अगर आपको करना है तो मैं किसी दिन लेके आ सकती हूँ। अच्छा, ऑथेंटिक। मैंने एक छोटा सा डिफरेंस पता किया क्योंकि हाल फिलहाल मैं मुंबई गई थी। मुझे पता चला कि दिल्ली और वहां के वड़ा पाव में डिफरेंस क्या है। वो जो वड़ा पाव था ना उसमें एक तो कड़ी पत्ते का अच्छा तड़का था और दूसरा उसमें मूंगफली भून के डाली हुई थी। तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि ये मुंबई वाला वड़ा दिल्ली पाव। में तो मुझे लगता है वड़ा पाव को कुछ भी बना देते हैं शायद, क्योंकि मैंने अभी तक वैसा नहीं खाया जो ये मुंबई लोग वाला अपना होता है। दिल्ली वाला अपना टेस्ट touch डाल दे देते देते हैं, हैं। अपना फ्यूजन बना देते हैं। जैसे जो यहाँ पर आता है उसमें आप देखती होंगी हरी और लाल चटनी होती है इमली वाली, वहां पर वो ये यूज नहीं करते। वहां पे सूखी लहसुन की चटनी यूज की जाती है जो रेड कलर और की मेरे होती है। ख्याल से वो उसका देते भी आपको प्लेट में, आप खुद से उसको बनाइए और खाइए। प्लेट में नहीं, वो जो न्यूज़पेपर होता है ना, न्यूज़पेपर की हाय। कटिंग पे देते हैं, साथ में तली हुई मिर्ची तो वो रखते हैं आप जिसके खिलाओगे। ऊपर नमक होता है, वो आप खाते हैं। फिर आता है स्वाद। मेरे तो मुंह में पानी आ गया है, लेकिन आपको मुंबई के माजरेकर वड़ा पाव की दुकान पे लिए चलते हैं जहां पर मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ने वड़ा पाव का स्वाद चखा है। आइए टेस्ट करते हैं। मैं मौजूद हूं साउथ मुंबई के वर्ली इलाके में और मंचेकर वड़ा पाव सेंटर नाम से एक बहुत ही मशहूर जगह है जहां पर लोग दूर दराज से वड़ा पाव का स्वाद चखने के लिए आते हैं। गुड न्यूज टुडे की टीम भी यहां पहुंची हुई है, तो चलिए करते हैं यहां का जायका। हमारे साथ मंचेकर वड़ा पाव सेंटर के मालिक संतोष जी मौजूद हैं। वड़ा बनाने का जो हमारे दादाजी का जो है फार्मूला वो वैसे ही चल रहा है। जब जैसा बनाते रहे ना उसी में कुछ ये है। ये पुणे सब हमारे दादाजी की है। दादाजी ने 1968 को ये धंधा खोला। तो वड़ा बनता है तो इसमें क्या रेसिपी आप शेयर करेंगे, नहीं तो क्या आपका वायरल ना हो जाए? रेसिपी क्या, जब बटाटा है ना कोई जैसा हल्दी जैसे दिखता है वैसा दिखना नहीं मांगता है। अभी आप शूटिंग लिया आपने, जो वड़ा है वो पूरा बटाटा मटेरियल भर के दिखना मांगता है। भर के दिखेगा मटेरियल तो ही टेस्ट आएगा खाने में। अच्छा, ऐसी थोड़ा सा मोटा मोटा बताएंगे वड़ा बनने में टाइम कितना जाता है और क्या कुछ उसके अंदर डालते हैं आप, किस तरह से बनता है, किस चीज से? किस आलू लहसुन जीरा राई सब होता है। पूरा मिक्स कर दिया जाता है? उबाल वो आलू धो के उबालते हैं हम। पूरा धोने के बाद उबालते हैं। अच्छा, पूरा हाइजीन का आप लोग ख्याल रखते हैं? मट्टी विट्टी सब निकाल के दे बाद में उबालते हैं उसको। फिर इसको मिक्स करके मुझे लगता है वो किसमें बेसन में है ना, बेसन में लपेट के फिर तेल में तल देते हैं पूरा। मैंने देखा 7-8 लोग सब काम। वो हमारे पास 3-4 कामगार है, वही फैमिली जैसा ही है हमारा। शिफ्ट में काम चलता है? हाँ, शिफ्ट में जरा एक दफे इतना घंटा खड़ा रहेगा तो ये नहीं होएगा ना।
25 साल खा रहे, 25 से 25 हो गए। अब मेरे शादी को भी 25 हो गए, तब से हम खा रहे यहाँ से। सर बहुत ही मतलब अच्छा है खाने में। मैं इधर मेरा विजिट रहता है महीने में 1-2 बार, तो मैं इधर से जरूर जब भी आता है टाइम निकाल के खा के जाता है। यानी काका का कैसा वड़ा पाव मशहूर है, मुंबई बोले तो वड़ा पाव चलता है, पर इधर का मतलब कुछ अलग ही है। टेस्ट बोले तो अलग है, एक नंबर टेस्ट। फाइनली मेरी भी प्लेट बनकर तैयार है और पाव को इस तरह से लेते हैं, इस तरह से चटनी लगाई जाती है। नॉर्मली क्या है कि ये खुद ही बनाकर देते हैं और चटनी लगाने के बाद ये जो घाटी मसाला है इसे इस तरह से रखा जाता है अपने हिसाब से जितना आप तीखा पसंद करें। और उसके बाद ये जो वड़ा है बीच में रखते हैं, एक मिर्ची ले ली जाती है, टेस्ट करके देखो कैसा बना है। मन तृप्त हो गया। लेकिन क्या थोड़ा सा मीठी चटनी होती ना तो और मजा आता। लेकिन यहाँ पर आने वाले सभी लोगों को तीखा पसंद है, इसलिए तीखी चटनी ही मात्र यहाँ रखी जाती है। और मुझे लगता है आसपास आप यहाँ कहीं हैं तो यहाँ पर आकर एक बार जरूर मंचेकर वड़ा पाव का जायजा आपको लेना ही चाहिए। और अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं और भी बहुत ज्यादा खा लूं। मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अनिकेत चौहान के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। वैसे तो मेरी माँ कहती है मेरी लड़की सोने वर्गी, लेकिन लेकिन एक गाना है, हाँ, सोने वर्गी कुड़ी। लेकिन ना एक गाना है, आप लोगों ने सुना होगा, सोना कितना सोना है, सोने जैसा तेरा मन सोना, सब सोना। लेकिन गोविंदा की फिल्म के इस गाने को एक शख्स ने हकीकत में बदल दिया है और साइकिल से लेकर कुर्सी तक को सोने में चेंज कर दिया है। तो चलिए फिर देरी किस बात की, आपको मिलवाते हैं मुंबई के गोल्डन मैन से, जिन्होंने अपने दफ्तर को भी सोने से सजा दिया है। देखिए हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे की एक खास रिपोर्ट। गोल्डमैन के नाम से मशहूर रोहित पिसाल खुद इस समय हमारे साथ हैं और बहुत स्वागत आपका। साहब, हम जब से यहाँ पर एंट्री किए हैं आपके कार्यालय में दीवारें गोल्डन हैं, तस्वीरें जो लगी वो सारी गोल्डन हैं, आप खुद भी गोल्डन चेयर पर बैठे हुए हैं, मैं खुद भी आपके ही बगल में गोल्डन चेयर पर बैठा हूँ और ये जो लॉकेट आपका दिख रहा है ये गोल्ड का, ये क्या पूरा माजरा है? मतलब क्या कहना क्या चाहते हैं आप? गोल्ड इज अ गॉड एलिमेंट आई बिलीव। और मैं रोहित पिसाल, आई एम अ महाराष्ट्रियन, और अगर आप जानते रहेंगे तो महाराष्ट्र से कर्नाटका तक अगर किसी की मोनोपोली थी गोल्ड में, इट वाज महात्मा ज्योतिराव फुले। तो उनकी ही विरासत हम चला रहे हैं और मैं गोल्ड माइनिंग का काम करता हूं। मतलब अंडर वाटर गोल्ड ढूंढने वाली दुनिया में 3 कंपनीज हैं, उसमें की एक कंपनी मेरी भी है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। तो हम यहाँ गोल्ड नगेट्स हम डिस्कवर करते हैं, उसे रिफाइन करते हैं और गोल्ड के कपड़े, जूते, घड़ियां, किताबें और फ्रेम्स भी बनाते हैं। कि अभी तो बात करेंगे कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन शुरुआत यही करें, ये जो आपके सीने में लॉकेट लटक रहा है ये भी बुद्ध जी की ही है, क्या वजन होगा इसका? ये सिर्फ मेरे बुद्धा का जो फेस है ये 1 किलो का गोल्ड है इसमें। और आपकी पूरे मैं जितने भी जेवर देख पा रहा हूँ, जिसमें अंगूठी है, जिसमें चैन है, कानों की बाली है और ये घड़ी भी मुझे लग रहा है डायमंड की है, ये पूरा ओवरऑल मिलाकर के क्या वजन होगा? ये करीबन 1.5 से 2 लाख, मतलब 2 किलो हो सकता है ये, मतलब पूरा। आपके कार्यालय में जब एंट्री हमने की तो सबसे पहले एक सोने की साइकिल देखी, वो चलती है और क्या आप चलाते हैं और क्या वजह रही है कि भाई उसे बना दिया और क्या वजन उसका होगा सोने का? ये पूरे मैंने जब बनाई थी वो 5.5 करोड़ की थी और अभी 3 महीने में लास्ट 6 मंथ्स बैक जब हाइक हुआ गोल्ड, तो नाउ इट इज अराउंड 7.5 करोड़ की वो साइकिल है। और एज एन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि गोल्ड ये सिर्फ मतलब एक्चुअली इट इज एन असेट, सारा का सारा मतलब एकदम सोना ही सोना है। ठीक है, नींद आती है आपको, सोते हैं? जी बिल्कुल, क्योंकि उसका नाम ही सोना है तो सो सकते हैं। अच्छा, तो ये बताइए मेरे को कि ये जो आप चीजें कर रहे हैं, पूरी देश दुनिया की आप पर नजर होगी, सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह से आप अपना ख्याल रखते हैं और अपनी प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हैं? मुंबई इज अ सेफेस्ट प्लेस आई बिलीव,
फिर भी इंश्योरेंस वगैरह करा होगा, मुंबई पुलिस को कम से कम बताया होगा, या फिर कभी जो है जो पैसे पर नजर रखती है सरकारी संस्थाएं, उनसे डर नहीं लगता आपको? नहीं, दिस इज ऑल लेजिमिट फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब आई शुड एक्चुअली टेल दिस, इट इज ऑल लेजिमिट। अपार्ट फ्रॉम दैट सिक्योरिटी तो रखनी पड़ती है, बट यहाँ इतना डर नहीं है। एंड दूसरी जगहों पे मुंबई सेफ है, मुंबई पुलिस की, या मींस मुंबई इज वन ऑफ द सेफेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, आई कैन बिलीव दिस। तो देखिए, आपने एआई का इस्तेमाल किया है, अगर आप कुछ भी स्मार्ट वर्क करना चाहते हैं, ऐसा कुछ तुम कुछ टिप्स दोगी तो हम और कर पाएंगे बेटर। कुछ नया है? हाँ, कुछ नया है, बहुत कुछ नया है, जिसके जरिए अगर आप अपना टेक्स्ट बोलते हैं तो आपकी वीडियो बनाकर भी एआई आपको दे सकता है। अरे वाह, यहाँ तक इजी हो गया यार ये तो। मतलब मुझे लगता है हार्ड वर्क से स्मार्ट वर्क पे दुनिया आ गई है। नहीं, बट शब्दों को टाइप तो करना पड़ेगा, उसको बताना बोल पड़ेगा। सकते हैं, ओ बोल के, और वीडियो रेडी, और वीडियो रेडी, तो रील भी बन जाएंगी फिर तो, है ना? कितना आसान हो गया हमारे लिए, कितना इंटरेस्टिंग भी हो गया। तो चलिए अब आपको एआई की दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां गूगल ने एक साथ अपने 2 नए एआई टूल वियो और इमेजिन 3 को लॉन्च किया है। खास बात यह है कि गूगल वियो टूल के जरिए शब्दों को वीडियो में तब्दील किया जा सकता है, यानी कि आप इस टूल के जरिए बोलकर वीडियो बना सकते हैं। जबकि इमेजिन 3 गूगल का लेटेस्ट इमेजिन जनरेशन मॉडल है, जिसमें टेक्स्ट के जरिए आसानी से रियलिस्टिक और हाई क्वालिटी वाली फोटो जनरेट की जा सकती है। ये वीकेंड मिलते हैं मंडे को, चाय के साथ अच्छी खबरें और फूड अड्डा वाला जायका। रहिएगा चाय पर चर्चा में।